तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले सेकेंडरी सस्पेंशन सिस्टम के बारे में और साथ ही साथ ब्रेक रीजिंग सिस्टम के भी बारे में बात करेंगे। मतलब जो ब्रेक के लिए जो न्यूमेटिक जो कनेक्शन होता है उसके भी बारे में बात करेंगे। राइट, अब ये ब्रेक के लिए न्यूमेटिक कनेक्शन होता है। जैसे कि हमें पता है हमारी ट्रेन में जो ब्रेक सिस्टम होता है वो एयर ब्रेक होता है। एयर ब्रेक होता है मतलब जो ब्रेक कैलिपर होता है, ब्रेक कैलिपर में लगा होता है ब्रेक सिलेंडर। अब वो जो ब्रेक सिलेंडर होता है उसमें बेसिकली कंप्रेस एयर फिट की जाती है। अब वो कंप्रेस एयर के वजह से होता है कि जो ब्रेक शू होता है वो प्रेस होता है, ब्रेक शू प्रेस होता है, जिसके वजह से होता है कि जो ब्रेक डिस्क है उसके कांटेक्ट में ब्रेक शू आता है और जो ट्रेन का जो व्हील होता है उसकी जो स्पीड होती है वो रिड्यूस होने लगती है और ट्रेन पे लगती है ब्रेकिंग। तो अभी हमें बात करना है सेकेंडरी सस्पेंशन सिस्टम के बारे में। तो सेकेंडरी सस्पेंशन पहला बात करेंगे, फिर उसके बाद ब्रेक रीजिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो सेकेंडरी सस्पेंशन सिस्टम ये ऐसा सस्पेंशन सिस्टम होता है जो कि क्या करता है, जो कि ट्रेन की कार बॉडी और जो बोगी है दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। राइट, अब जो मेन जो फंक्शन होता है सेकेंडरी सस्पेंशन का, जैसे हमने बात किया मेन फंक्शन ऑफ द सेकेंडरी सस्पेंशन इज़ टू एंश्योर द राइड क्वालिटी एंड पैसेंजर कंफर्ट। तो सेकेंडरी सस्पेंशन बोगी और कार बॉडी को तो कनेक्ट करेगा ही करेगा, साथ ही साथ जो राइड क्वालिटी है, पैसेंजर कंफर्ट, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी सस्पेंशन। दी एयर स्प्रिंग ऑल्सो प्रोवाइड कॉन्स्टेंट फ्लोर हाइट एट वेरियस पैसेंजर लोड कंडीशन। जैसे हमने बात किया सेकेंडरी सस्पेंशन में हमें क्या मिलेगा, एक वर्टिकल डैम्पर मिलेगा और दूसरा हमें क्या मिलेगा, एयर स्प्रिंग मिलेंगी। अभी जो एयर स्प्रिंग होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दो पार्ट होते हैं सेकेंडरी सस्पेंशन के। ये जो एयर स्प्रिंग होती है क्या करती है, बेसिकली कॉन्स्टेंट फ्लोर हाइट प्रोवाइड करती है। कॉन्स्टेंट फ्लोर हाइट प्रोवाइड करती है एट वेरियस पैसेंजर लोड कंडीशन। जैसे हमने बात किया जो फ्लोर का जो हॉरिजॉन्टल लेवल है उसे मेंटेन करने का काम करती है एयर स्प्रिंग। राइट, तो सेकेंडरी सस्पेंशन में हमें क्या मिलेगा, सेकेंडरी सस्पेंशन इज कंप्राइज्ड ऑफ टू एयर स्प्रिंग पोजीशन सिमेट्रिकली ऑन ईच साइड। जैसे हमने बात किया दो एयर स्प्रिंग होती है ऑफ द लॉन्जिट्यूडनल सेंटर लाइन ऑफ द फ्रेम। द कार बॉडी इज प्लेस्ड डायरेक्टली ऑन द एयर स्प्रिंग टॉप प्लेट। तो यहाँ से हमने क्या समझा, जो बोगी होती है, बोगी के ऊपर अगर हम लोग देखें कुछ इस तरीके से एयर स्प्रिंग लगी होती है। अब ये जो एयर स्प्रिंग होती है कांस्टेंट फ्लोर हाइट को मेंटेन करने का काम करती है। अभी जो एयर स्प्रिंग होती है कांस्टेंट फ्लोर हाइट को मेंटेन करने का काम करती है। अब जो कार बॉडी होती है, कार बॉडी पहला किसके कांटेक्ट में आती है, एयर स्प्रिंग के कांटेक्ट में आती है। राइट, तो जो कार बॉडी होती है वो एयर स्प्रिंग के साथ लगी होती है। ये वाली हम लोग फिगर देख सकते हैं, जो कार बॉडी होती है एयर स्प्रिंग के साथ लगी होती है। जस्ट होल्ड ऑन। तो अगर ये वाली फिगर कंसिडर करें तो जो कार बॉडी होती है वो एयर स्प्रिंग के साथ लगी होती है। जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है एयर स्प्रिंग। ध्यान से अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है एयर स्प्रिंग। तो यहाँ पर ये जो एयर स्प्रिंग जो दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये जो ब्लैक हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एयर स्प्रिंग। अभी जो एयर स्प्रिंग है ये क्या, ये जो एयर स्प्रिंग है ये बोगी और कार बॉडी के बीच में कनेक्टेड है। हम लोग बोल सकते हैं जो एयर स्प्रिंग है डायरेक्टली कार बॉडी के साथ कनेक्टेड होती है। राइट, अभी यहाँ पर ये जो एयर स्प्रिंग है एक तरीके से कौन सा सस्पेंशन है, सेकेंडरी सस्पेंशन है। सिमिलरली यहाँ पर भी हमें एक डैम्पर मिल रहा है और ये जो डैम्पर है कौन सा डैम्पर है, वर्टिकल डैम्पर है, क्योंकि वो वर्टिकली कनेक्टेड है और इसको हम लोग सेकेंडरी सस्पेंशन बोलेंगे, सेकेंडरी डैम्पर बोलेंगे। सेकेंडरी डैम्पर इसको हम लोग इसलिए बोलेंगे क्योंकि जो बोगी और जो कार बॉडी इसको कनेक्ट करने का काम कर रही है, तो ये रीज़न की वजह से जो डैम्पर है इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी डैम्पर। राइट, तो जैसे हमने बात किया एयर स्प्रिंग जो होती है वो डायरेक्टली किसके साथ, जो एयर स्प्रिंग होती है कार बॉडी के कॉन्टैक्ट में होती है। एयर स्प्रिंग कार बॉडी के कॉन्टैक्ट में होती है। राइट, टू वर्टिकल डैम्पर जैसे हमने बात किया, दो वर्टिकल डैम्पर अभी हमने बात किया इंस्टॉल बिटवीन बोगी फ्रेम एंड द कार बॉडी। टू लेटरल डैम्पर इंस्टॉल बिटवीन बोगी फ्रेम एंड द कार बॉडी। लेटरल डैम्पर के भी बारे में बात करेंगे। अ कार बॉडी माउंटेड लेवलिंग वाल्व फॉर टू एयर स्प्रिंग टू एंश्योर कांस्टेंट फ्लोर हाइट। अभी जैसे कि हमने बात किया ये जो एयर स्प्रिंग होती है क्या इंश्योर करती है, कांस्टेंट फ्लोर हाइट इंश्योर करती है। जो एयर स्प्रिंग होती है दिस एयर स्प्रिंग ये क्या कर रही है, कांस्टेंट फ्लोर हाइट को इंश्योर करने का काम कर रही है। अभी कांस्टेंट फ्लोर हाइट कैसे इंश्योर होती है, विद द हेल्प ऑफ द लेवलिंग वाल्व। अब ये जो लेवलिंग वाल्व होता है इसके थ्रू जो एयर स्प्रिंग होती है, लेवलिंग वाल्व के थ्रू जो एयर होता है वो एयर स्प्रिंग में जाता है और जो एयर स्प्रिंग होती है कांस्टेंट फ्लोर हाइट को मेंटेन करने का काम करती है विद द हेल्प ऑफ लेवलिंग वाल्व। राइट, a differential pressure valve between two air spring. When the differential pressure of the two air spring exceed 150 kilopascal, the valve open and two springs are air connected, preventing roll of the car body due to excessive air in one spring. राइट, तो यहाँ से हमने क्या समझा, बेसिकली एक प्रेशर लगा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल, एक वाल्व लगा होता है जिसे बोला जाता है डिफरेंशियल प्रेशर वाल्व। अब ये जो डिफरेंशियल प्रेशर वाल्व होता है दोनों एयर स्प्रिंग के बीच में कनेक्टेड होता है। राइट, व्हेन द डिफरेंशियल प्रेशर ऑफ द टू एयर स्प्रिंग, जब दोनों एयर स्प्रिंग का डिफरेंशियल प्रेशर, दोनों एयर स्प्रिंग का डिफरेंशियल प्रेशर, ये जो डिफरेंशियल प्रेशर वाल्व होता है किसके लिए होता है, डिफरेंशियल प्रेशर जो वाल्व है ये डिफरेंशियल
प्रेशर के लिए होता है, राइट। तो ये डिफरेंशियल प्रेशर किसके बीच में एक्ट कर रहा होता है, दो एयर स्प्रिंग के बीच में एक्ट कर रहा होता है। तो जब डिफरेंशियल प्रेशर दो एयर स्प्रिंग के बीच का 150 किलो पास्कल के ऊपर चले जाता है, तो ऐसे केस में जो डिफरेंशियल प्रेशर वाल्व है क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, और दोनों जो एयर स्प्रिंग होती है एयर कनेक्टेड, वो क्या हो जाती है, एयर कनेक्टेड, प्रिवेंटिंग रोल ऑफ द कार बॉडी। दोनों जो एयर स्प्रिंग, जैसे कि हमने बात किया, जो वाल्व है वो ओपन हो जाता है, वाल्व ओपन हो जाता है, जिसके वजह से होता है कि दोनों जो एयर स्प्रिंग होती है, दोनों जो एयर स्प्रिंग होती है वो क्या करती है, जो कार बॉडी का जो रोलिंग मोशन होता है उसे क्या कर देती है, उसे प्रिवेंट कर देती है ड्यू टू एक्सेसिव एयर इन वन एयर स्प्रिंग। यहाँ से हमने क्या समझा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दोनों एयर स्प्रिंग में अगर हम लोग देखें, जो एयर का जो लेवल है वो क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। टेक्निकल टर्म में हम लोग बोल सकते हैं दोनों एयर स्प्रिंग में जो एयर का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना, जो हाइट का जो डिफरेंस है, सॉरी फॉर दैट, दोनों एयर स्प्रिंग में जो हाइट का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, राइट। जैसे कि एक एयर स्प्रिंग ज़्यादा हाइट पे नहीं होना चाहिए और दूसरी एयर स्प्रिंग कम हाइट पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो एयर स्प्रिंग है ये है क्या, एक तरीके से स्प्रिंग है, एक तरीके से मतलब बलून टाइप का सिस्टम है, जिसको हम लोग बैलो भी बोल सकते हैं, एक तरीके से बलून टाइप का सिस्टम है, राइट। तो बलून का अगर हम लोग देखें, जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, तो यहाँ पर ये जो एयर स्प्रिंग है इसका भी जो वॉल्यूम है ये इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है ड्यू टू एयर, राइट। तो अगर ये एयर स्प्रिंग का, अगर एयर स्प्रिंग के अंदर जो एयर है अगर वो इंक्रीज़ होगी, तो ऐसे केस में जो वॉल्यूम होगा एयर स्प्रिंग का वो इंक्रीज़ करेगा, जिसके वजह से जो हाइट होगी वो इंक्रीज़ होगी, राइट। तो दोनों एयर स्प्रिंग के बीच का जो हाइट डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, राइट। अगर दोनों एयर स्प्रिंग के बीच का हाइट डिफरेंस अगर ज़ीरो नहीं होता है, एक एयर स्प्रिंग की हाइट ज़्यादा होती है, दूसरी एयर स्प्रिंग की हाइट कम होती है, तो ऐसे केस में होगा क्या, जो ट्रेन होगी रोल हो जाएंगी, राइट। तो ट्रेन को हमें रोल नहीं करवाना है, तो ट्रेन को रोल नहीं करवाना है, तो इसी रीज़न की वजह से हमने क्या लगा दिया, डिफरेंशियल प्रेशर वाल्व लगा दिया है। अभी जो डिफरेंशियल प्रेशर वाल्व है ये क्या करेगा, बेसिकली दोनों एयर स्प्रिंग के बीच का जो डिफरेंशियल प्रेशर होगा उसे मेजर करेगा। मतलब अगर हम लोग देखें, दोनों एयर स्प्रिंग की अगर हाइट अगर सेम नहीं होती, एक एयर स्प्रिंग की हाइट ज़्यादा है दूसरी की कम है, तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें, जो डिफरेंशियल प्रेशर होगा 150 kPa को क्या कर देगा, वो किलो पास्कल को क्या कर देगा, एक्सीड कर देगा। उसके वजह से होगा क्या, जो वाल्व होगा वो ओपन हो जाएगा, वाल्व ओपन होने की वजह से होगा क्या, दोनों जो एयर स्प्रिंग होगी वो कुछ इस तरीके से मतलब काम करेंगी कि जिसके वजह से जो कार बॉडी होगी रोल होने से क्या हो जाएंगी, प्रिवेंट हो जाएंगी, राइट। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें एंटी रोलिंग बार, फिर उसके बाद एंटी रोलिंग बार इज इंस्टॉल बिलो दी बोगी फ्रेम। अभी जो एंटी रोलिंग बार होता है इसका क्या काम होता है, एंटी रोलिंग बार अगर हम लोग देखें, एन एंटी रोलिंग बार इज इंस्टॉल बिटवीन बेलो दी बोगी फ्रेम बाय द टू बेयरिंग, just hold on, by the two bearing and connected to the car body by two rods, right। the roll bar, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, this roll bar limits the roll movement of the car body and enhance passenger comfort। तो जैसे हमने बात किया यहाँ पर, ये जो एंटी रोलिंग बार होता है ये क्या होता है, ये क्या करता है, बेसिकली जो कार बॉडी का जो रोलिंग मूवमेंट होता है उसे क्या करने का काम करता है, लिमिट करने का काम करता है, जिसके वजह से होता है कि जो पैसेंजर है कंफर्टली राइड करता है। जैसे हमने बात किया था एंटी रोलिंग बार, ये ट्रेन को रोल नहीं होने देता, स्पेसिफिकली जब ट्रेन कर्वेचर पे से जाती है तो ऐसे केस में ट्रेन रोल होती है, राइट। तो ट्रेन एक पर्टिकुलर लिमिट तक के रोल होना चाहिए, ज़्यादा रोल नहीं होना चाहिए, ज़्यादा अगर रोल होगी तो जो पैसेंजर है वो उसे डिस्कम्फर्ट फील होगा, या फिर ये अनडिज़ायरेबल होता है हमारे ट्रैक्शन सिस्टम के लिए, राइट। हमारी ट्रेन के रोलिंग स्टॉक के लिए ये अनडिज़ायरेबल होता है। तो यही रीज़न की वजह से सिंपल सी चीज़ है, अगर हमारी ट्रेन कर्वेचर पे से जा रही है तो हमारी जो ट्रेन है वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक के रोल होना चाहिए, एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा रोल होगी तो ऐसे केस में ये क्या हो जाएगा, ये अनडिज़ायरेबल हो जाएगा हमारी ट्रेन के लिए, राइट। तो यही रीज़न की वजह से हमने क्या लगा के रखा है, एंटी रोलिंग बार लगा के रखा है। जैसे हमने बात किया एंटी रोलिंग बार लगा के रखा है, ये जो एंटी रोलिंग बार है ट्रेन को रोल होने नहीं देता। और यहाँ पर ये डिफरेंशियल प्रेशर वाल्व ये दो एयर स्प्रिंग के बीच में लगा होता है, जब दोनों एयर स्प्रिंग के बीच का डिफरेंशियल प्रेशर 150 किलो पास्कल के ऊपर चले जाता है तो जो वाल्व होता है वो ओपन हो जाता है, और जो स्प्रिंग का जो एयर का जो फ्लो होता है वो कुछ इस तरीके से रेगुलेट होता है कि जिसके वजह से जो कार बॉडी है रोल होने से प्रिवेंट हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये हमने एयर स्प्रिंग कंसीडर किया, यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया एयर स्प्रिंग, राइट। अब यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया ये लेटरल डैम्पर, यहाँ पर एक लेटरल डैम्पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लेटरल डैम्पर दिखाई दे रहा है। ये जो लेटरल डैम्पर है ये बेसिकली क्या करेगा, जो लेटरल फोर्सेज होगी, जो सेकेंडरी फोर्सेज होगी उसे लिमिट करने का काम करेगा। यहाँ पर ये सेंटर पिवट, और यहाँ पर ये वर्टिकल डैम्पर है। अभी जो वर्टिकल डैम्पर है इसका क्या काम होता है, बेसिकली जो वर्टिकल जो फोर्सेज है उसे डैम्प करने का काम करता है। अब यहाँ पर ये जो ग्रीन जैसा जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं लेवलिंग वाल्व। अभी जो लेवलिंग वाल्व है क्या करेगा, जो एयर स्प्रिंग है इसकी जो हाइट होगी उसे क्या करेगा, मेंटेन करने का काम करेगा। यहाँ पर ये जैसे हमने बात किया था ये एंटी रोलिंग बार होता है,
सिमिलरली अगर हम लोग देखें हमारी ट्रेन में, अगर हम लोग देखें WPA एक्सेल एंड होता है, अर्थिंग एक्सेल एंड होता है, ओडो एक्सेल एंड होता है। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक ऐसा एक्सेल एंड होता है, एक ऐसा एक्सेल एंड होता है जहाँ पर ओडोमीटर लगा होता है। ये जो ओडोमीटर होता है क्या करता है, ट्रेन की स्पीड को मेजरमेंट करने का काम करता है। और ये जो ओडोमीटर होता है बेसिकली, जैसे हमने बात किया था, फ्री एक्सेल पे लगा होता है। यहाँ पर ये स्विंग आर्म लगा है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये अर्थिंग एक्सेल एंड है, यहाँ पर ये अर्थिंग प्रोवाइड करने का काम करता है ट्रेन को। अब यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है ये बेसिकली ये भी एक वर्टिकल डैम्पर है जो कि प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम है, जो कि बोगी के 2 पार्ट को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। यहाँ पर ये है WPA एक्सेल एंड। सिमिलरली अभी हमें बात करना है ब्रेक रीजिंग सिस्टम के बारे में। तो ब्रेक रीजिंग सिस्टम का मतलब क्या है, यहाँ पर सबसे पहले ट्रेन का जो ब्रेक सिस्टम होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया कौन सी बोगी, ये है DT कार की बोगी। अभी DT कार की बोगी में हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये ब्रेक कैलिपर लगा दिया, यहाँ पर ये ब्रेक कैलिपर, यहाँ पर ये ब्रेक कैलिपर और यहाँ पर ये ब्रेक कैलिपर। अभी जो ब्रेक कैलिपर होगा इसे हमें क्या करना होगा, हमें न्यूमेटिक कनेक्शन प्रोवाइड करना होगा। अब जो न्यूमेटिक कनेक्शन में जो न्यूमेटिक एयर होगी किसके थ्रू फ्लो होगी, पाइप के थ्रू फ्लो होगी। तो जो पाइप है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से कंसिडर किया, यहाँ पर एक पाइप हमने कंसिडर किया, यहाँ पर एक पाइप कंसिडर किया, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से ब्रेक सिलेंडर लगा हुआ है, राइट। अब यहाँ पर ये जो न्यूमेटिक कनेक्शन है इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं ब्रेक रीचिंग। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हमें ब्रेक कैलिपर दिखाई देता है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है व्हील, ये जो व्हील है ये कौन सी कार का है, ये जो व्हील है ये कौन सी बोगी का है, मोटर बोगी का है या फिर ट्रेलर बोगी का है, मोटर बोगी का है या ट्रेलर बोगी का है। ये जो व्हील है ये बेसिकली मोटर बोगी का है, क्योंकि मोटर बोगी में जो ब्रेक डिस्क होती है वो व्हील माउंटेड होती है। और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हमने ब्रेक कैलिपर लगा के रखा है, कुछ इस तरीके से हमने ब्रेक कैलिपर लगा के रखा है। अभी ब्रेक कैलिपर जब काम करेगा तो ऐसे केस में जो ब्रेक शू है ब्रेक डिस्क के कांटेक्ट में आएगा, और जब ब्रेक डिस्क के कांटेक्ट में आएगा तो ऐसे केस में क्या होगा, जो ट्रेन है उसमें ब्रेक लगेगी। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो ब्रेकिंग सिस्टम है कौन सा है, ट्रेलर कार का या मोटर कार का। यहाँ पर ये जो ब्रेकिंग सिस्टम है ये बेसिकली ट्रेलर कार का हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि ट्रेलर कार में अगर हम लोग देखें कुछ इस तरीके से, ट्रेलर कार में जो ट्रेलर कार की जो बोगी जिसको हम लोग DT कार बोगी बोलते हैं, यहाँ पर जो एक्सेल है वो कहाँ पर लगा है, एक्सेल जो ब्रेक डिस्क है वो कहाँ पर लगा है, जो ब्रेक डिस्क है कुछ इस तरीके से एक्सेल पे लगा है। हमने बात किया था जो DT कार होती है, जो नॉन मोटर कार होती है, नॉन मोटर कार की जो नॉन मोटर बोगी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं DT कार बोगी। तो जो DT कार की जो बोगी होती है, जो ड्राइवर ट्रेलर कार की जो बोगी होती है जहाँ जिसमें मोटर नहीं लगी होती है, तो बोगी में जो ब्रेक डिस्क होती है वो कहाँ पर लगी होती है, जो ब्रेक डिस्क लगी होती है एक्सेल पे लगी होती है। तो ब्रेक डिस्क कुछ इस तरीके से एक्सेल पे लगा है, राइट। और जो एक्सेल है एक्सेल पे ब्रेक डिस्क लगा, और जब ब्रेक लगेगा तो ऐसे केस में जो ब्रेक शू होगा वो ब्रेक डिस्क को क्या करेगा, होल्ड करेगा, जिसकी वजह से ट्रेन पे ब्रेक लगेगा, राइट। अभी हमें बात करना है ब्रेक रीजिंग सिस्टम के बारे में। मोटर कार ब्रेक रीजिंग सिस्टम इज़ व्हील माउंटेड ब्रेक डिस्क ब्रेकिंग। तो जैसे हमने बात किया जो मोटर कार है इसमें जो ब्रेक डिस्क होता है वो कहाँ पर लगा होता है, मोटर कार में जो ब्रेक डिस्क लगा होता है व्हील में लगा होता है। तो यहाँ पर ये जो ब्रेकिंग जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं व्हील माउंटेड ब्रेकिंग सिस्टम, या फिर बोल सकते हैं व्हील माउंटेड ब्रेक डिस्क होती है मोटर कार बोगी में। अभी यहाँ पर ये जो ब्रेकिंग असेंबली होती है मोटर कार बोगी में, जो ब्रेकिंग असेंबली है उसमें हमें क्या क्या मिलता है, रिजिड पाइपिंग माउंटेड ऑन दी बोगी फ्रेम। रिजिड पाइपिंग होती है जो कि बोगी फ्रेम पे लगी होती है। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग देखें रिजिड पाइपिंग कुछ इस तरीके से, यहाँ पर ये जो पाइपिंग हमें जो दिखाई दे रही है इसी को हम लोग बोलते हैं रिजिड पाइपिंग, कुछ इस तरीके से बोगी फ्रेम पे लगी हुई है, राइट। तो रिजिड पाइपिंग माउंटेड ऑन दी बोगी फ्रेम, फ्लेक्सिबल हॉर्स कनेक्टिंग द कार बॉडी, न्यूमेटिक पाइपिंग एंड फ्रेम रिजिड पाइपिंग। सबसे पहले हमने रिजिड पाइपिंग के बारे में बात किया है, बेसिकली बोगी फ्रेम पे लगी होती है। दूसरा होता है फ्लेक्सिबल हॉर्स। अभी ये जो फ्लेक्सिबल हॉर्स होता है ये क्या करता है, जो कार बॉडी का जो न्यूमेटिक पाइपिंग और जो फ्रेम की जो रिजिड पाइपिंग है दोनों को दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं जो फ्लेक्सिबल हॉर्स है, न्यूमेटिक पाइपिंग और जो रिजिड पाइपिंग है, दो तरीके की हमारे पास पाइपिंग है, एक रिजिड पाइपिंग है और दूसरी है न्यूमेटिक पाइपिंग। तो जो फ्लेक्सिबल हॉर्स होता है वो क्या करता है, जो न्यूमेटिक पाइपिंग और जो रिजिड पाइपिंग होती है दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। फ्लेक्सिबल हॉर्स कनेक्टिंग फ्रेम रिजिड पाइपिंग एंड ब्रेकिंग क्लैम्प। अभी जो फ्लेक्सिबल हॉर्स होता है ये बेसिकली यहाँ पर ये जो रिजिड पाइपिंग होती है, एक चीज़ अगर हम लोग देखें जो रिजिड पाइपिंग होती है वो कहाँ पर लगी होती है, जो रिजिड पाइपिंग होती है बेसिकली बोगी के फ्रेम पे लगी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो रिजिड पाइपिंग है बोगी के फ्रेम पे लगी होती है, राइट। तो यहाँ पर भी लिखा है रिजिड पाइपिंग माउंटेड ऑन दी बोगी फ्रेम। तो जो फ्लेक्सिबल हॉर्स होता है, जो रिजिड पाइपिंग जो कि बोगी फ्रेम पे लगी होती है और जो न्यूमेटिक पाइपिंग दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। दूसरा जो फ्लेक्सिबल हॉर्स है, रिजिड पाइपिंग जो कि बोगी के फ्रेम पे लगी होती है और जो ब्रेकिंग क्लैम्प है दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है।
टू ब्रेक यूनिट विद एयर स्प्रिंग पार्किंग ब्रेक, 2 ब्रेक यूनिट होती है जिसमें एयर स्प्रिंग पार्किंग ब्रेक लगा होता है। 2 ब्रेक यूनिट विदाउट पार्किंग ब्रेक। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमारी ट्रेन में 2 तरीके की ब्रेक होते हैं। एक जो ब्रेक होता है अगर हम लोग देखें सिंपल वर्ड में इन टर्म्स ऑफ बोगी, अगर देखें बोगी में कौन कौन से ब्रेक लगे होते हैं, ट्रेन में नहीं, बोगी में 2 तरीके के ब्रेक लगे होते हैं। पहला जो ब्रेक होता है वो होता है पार्किंग ब्रेक, दूसरा जो ब्रेक होता है वो होता है सर्विस ब्रेक। पूरी ट्रेन में अगर हम लोग देखें, ट्रेन में कौन कौन से टाइप के ब्रेक होते हैं, ट्रेन में सबसे पहला इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेक होता है, दूसरा होता है सर्विस ब्रेक, पार्किंग ब्रेक, होल्डिंग ब्रेक, इसके बारे में हमने बात किया। बट स्पेसिफिकली बोगी में कौन कौन से ब्रेक लगे होते हैं, बोगी में 2 तरीके के ब्रेक लगे होते हैं। पहला जो ब्रेक होता है वो पार्किंग ब्रेक होता है और दूसरा जो ब्रेक होता है सर्विस ब्रेक होता है। अब ये सर्विस ब्रेक और पार्किंग ब्रेक में डिफरेंस क्या होता है? जो सर्विस ब्रेक होता है ये ऐसा ब्रेक होता है जो कि ट्रेन में लग रहा होता है जब ट्रेन सर्विस में होती है, जब मेन लाइन पे चलती है। पार्किंग ब्रेक ऐसा ब्रेक होता है जब हमारी ट्रेन को स्टेबल कर रहे होते हैं, तो ऐसे केस में ट्रेन में जो ब्रेक जो एक्ट कर रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं पार्किंग ब्रेक। तो 2 ब्रेक यूनिट विद स्प्रिंग पार्किंग ब्रेक, 2 ब्रेक यूनिट है जिसमें पार्किंग ब्रेक है, 2 ब्रेक यूनिट है जिसमें पार्किंग ब्रेक नहीं है। राइट, ट्रेन में अगर हम लोग देखें कितने ब्रेकिंग यूनिट है, 4 ब्रेकिंग, 1 2 3 4। तो दोनों में से 2 यूनिट होते हैं जो कि बेसिकली पार्किंग ब्रेक में आते हैं, और 2 जो ब्रेक होते हैं वो नॉन पार्किंग ब्रेक में आते हैं। मान लेते हैं ये वाला पार्किंग ब्रेक में आया, ये वाला, और जो ये वाला है नॉन पार्किंग ब्रेक में आया। इसको आइडेंटिफाई करने का एक तरीका होता है जो कि प्रैक्टिकली हम लोग डिस्कस करेंगे। ईच ब्रेक यूनिट इज सिक्योर्ड ऑन एंड बीम असेंबली ऑफ द फ्रेम बाय 4 बोल्ट। जैसे कि हमने बात किया जो मोटर बोगी होती है इसमें क्या लगा होता है, इसमें बेसिकली एंड बीम असेंबली भी लगी होती है। बोगी में जैसे हमने बात किया था क्रॉस बीम असेंबली होती है, साइड बीम असेंबली होती है, एंड बीम असेंबली होती है। अभी जो एंड बीम असेंबली होती है कहाँ पर लगी होती है, मोटर बोगी में लगी होती है। अभी मोटर बोगी में अगर हम लोग देखें जो ब्रेक कैलिपर है, ब्रेक कैलिपर का मतलब क्या होता है, ब्रेक कैलिपर या फिर बोल सकते हैं ब्रेक यूनिट, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक यूनिट या फिर बोल सकते हैं ब्रेक कैलिपर, या फिर ये ट्रेन का ब्रेकिंग सिस्टम है हम लोग बोल सकते हैं। बट ब्रेक कैलिपर ज़्यादा बोलेंगे, ब्रेक कैलिपर अगर बोलेंगे तो ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, ज़्यादा टेक्निकल लगेगा। तो ये जो ब्रेकिंग यूनिट है जिसको हम लोग ब्रेक कैलिपर भी बोल सकते हैं, कुछ इस तरीके से 4 लगा हुआ है। राइट, अभी यहाँ पर ये जो ब्रेक कैलिपर हमें जो दिखाई दे रहा है मोटर बोगी पे, जो यहाँ पर ये जो बोगी है कौन सी बोगी है, मोटर बोगी है। अभी मोटर बोगी में जो ब्रेक कैलिपर है कहाँ पर लगा है, मोटर बोगी में जो ब्रेक कैलिपर है ये बेसिकली एंड बीम असेंबली पे लगा है। कहाँ पर लगा है, एंड बीम असेंबली पे लगा है। तो मोटर बोगी में जो ब्रेक कैलिपर है कहाँ पर लगा है, एंड बीम असेंबली पे लगा है। राइट, तो यहाँ पर वही लिखा है ईच ब्रेक यूनिट इज़ न्यूमेटिक ब्रेक। हर एक जो ब्रेक यूनिट है इसमें न्यूमेटिक ब्रेक मैकेनिज्म है विथ मैकेनिकल। यहाँ पर अगर हम लोग देखिए ईच ब्रेक यूनिट इज सिक्योर्ड टू दी एंड बीम, जैसे हमने बात किया हर जो ब्रेक यूनिट है वो कहाँ पर लगी है, एंड बीम में लगी है। एंड बीम में लगी है कौन से बोगी के, मोटर बोगी के, और 4 बोल्ट के थ्रू हमने वो ब्रेक यूनिट को फैब्रिकेट करके रखा है। ईच ब्रेक यूनिट इज न्यूमेटिक ब्रेक मैकेनिज्म विथ मैकेनिकल फोर्स एम्पलीफिकेशन एंड ऑटोमेटिक स्लैक एडजस्टमेंट फीचर। हर ब्रेक यूनिट में हमें बेसिकली न्यूमेटिक ब्रेक मैकेनिज्म मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये ब्रेक यूनिट में न्यूमेटिक है इसमें इलेक्ट्रिक है। हर ब्रेक यूनिट, ये जितनी भी जो ब्रेक यूनिट जो दिखाई दे रही है इसमें हमें बेसिकली ये जितने भी जो सारे के सारे जो ब्रेक कैलिपर है, चाहे मोटर बोगी के ब्रेक कैलिपर कंसिडर करो या फिर डीटी ट्रेलर बोगी के ट्रेलर बोगी के ब्रेक कैलिपर कंसिडर करो, ये सारे के सारे जो ब्रेक कैलिपर हमने जो डिस्कस किया ये सारे के सारे जो ब्रेक कैलिपर है न्यूमेटिक ब्रेकिंग मैकेनिज्म पे काम करते हैं, जिसमें एक फीचर होता है मैकेनिकल फोर्स एम्पलीफिकेशन का और ऑटोमेटिक स्लैक एडजस्टमेंट फीचर का। यहाँ पर ये ऑटोमेटिक स्लैक एडजस्टमेंट फीचर ये एक टेक्निकल फीचर है, उसके बारे में हम लोग फिर कभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जो मैकेनिकल फोर्स एम्पलीफिकेशन है इसमें हम लोग करते क्या है, जो ब्रेकिंग फोर्स होता है उसको हम लोग बेसिकली एम्पलीफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ बेकू ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। राइट, तो इसी का ही मतलब है मैकेनिकल फोर्स एम्पलीफिकेशन। तो यहाँ पर हमने बात किया बेसिकली मोटर कार ब्रेक रीजिंग सिस्टम के बारे में, मोटर कार ब्रेक रीजिंग सिस्टम के बारे में, कनेक्शन के बारे में। अभी बात करते हैं डीटी कार ब्रेक रीजिंग सिस्टम के बारे में। डीटी कार ब्रेक रीजिंग सिस्टम इज एक्सल माउंटेड ब्रेक डिस्क ब्रेकिंग। अभी जो डीटी कार ब्रेक रीजिंग सिस्टम है ये एक्सल माउंटेड है। हम लोग बोल सकते हैं कि जो मोटर कार ब्रेक रीजिंग सिस्टम है ये व्हील माउंटेड होता है, और जो डीटी कार जो ब्रेक रीजिंग सिस्टम होता है ये एक्सल माउंटेड होता है। और अगर इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करें जो करें तो हम लोग बोल सकते हैं जो ट्रेलर कार है उसमें जो ब्रेक जो यूनिट लगी होती है वो कहाँ पर लगी होती है, एक्सल पे लगी होती है। ब्रेक यूनिट में हमें क्या क्या मिलेगा, सबसे पहला ब्रेक कैलिपर मिलेगा, स्पेसिफिकली बोगी में। बोगी में अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ ब्रेक यूनिट के बारे में बात करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें बेसिकली डिस्क मिलेंगी, ब्रेकिंग डिस्क मिलेंगी, और दूसरा हमें क्या मिलेगा, ब्रेक कैलिपर मिलेगा। डीटी कार ब्रेक रीजिंग सिस्टम इज एक्सल माउंटेड ब्रेक डिस्क ब्रेकिंग। ब्रेकिंग असेंबली इंक्लूड रिजिड पाइपिंग माउंटेड ऑन द ब्रेकिंग बोगी फ्रेम, जैसे कि हमने बात किया जो डीटी जो बोगी इसमें भी हमें क्या मिलेगा, रिजिड पाइपिंग मिलेंगी जो कि बोगी फ्रेम पे लगी होती है। 2 ब्रेक यूनिट विथ एयर स्प्रिंग पार्किंग, 2 ब्रेक यूनिट है जिसमें एयर स्प्रिंग मिलेंगी, स्प्रिंग पार्किंग मिलेंगी।
स्प्रिंग पार्किंग मिलेंगी, नॉट एयर स्प्रिंग। दो ब्रेक यूनिट है जिसमें हमें स्प्रिंग पार्किंग मिलेंगी। पार्किंग ब्रेक रिलीज रिंग, पार्किंग ब्रेक को रिलीज करने के लिए एक रिंग होती है जिसे बोला जाता है पार्किंग ब्रेक रिलीज रिंग। टू ब्रेक यूनिट विदाउट पार्किंग, दो ब्रेक यूनिट है हमें बिना पार्किंग मिले। जैसे हमने बात किया था, कोई भी बोगी कंसिडर करो, मोटर बोगी कंसिडर करो या फिर ट्रेलर बोगी कंसिडर करो, हर बोगी में हमें दो पार्किंग ब्रेक मिलेगा और दो नॉन पार्किंग ब्रेक मिलेगा, मतलब दो पार्किंग ब्रेक दो सर्विस ब्रेक, राइट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो DT कार है इसमें जो ब्रेक रीजिंग सिस्टम है, ब्रेक सिस्टम कहाँ पर है, ईच ब्रेक यूनिट इज सिक्योर्ड ऑन द क्रॉस बीम ऑफ द फ्रेम बाय 4 बोल्ट। जैसे हमने बात किया था, यहाँ पर ये जो DT बोगी होती है, ड्राइवर ट्रेलर जो बोगी होती है, इसमें जो ब्रेक यूनिट होती है, ब्रेक पाइपिंग रीजिंग सिस्टम होता है। ब्रेक पाइपिंग रीजिंग सिस्टम में हमें क्या क्या मिलता है, सबसे पहला हमें ब्रेक कैलिपर यूनिट मिलती है, फिर उसके बाद हमें पाइपिंग कनेक्शन मिलता है ब्रेक के एयर पाइप के लिए, ब्रेक में जो ब्रेक के लिए जो न्यूमेटिक एयर का जो सप्लाई हम लोग जो करते हैं उस वो न्यूमेटिक एयर के सप्लाई के लिए जो पाइप होता है वो हमें मिलेगा, जो कि हमें यहाँ पर ये येलो में दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद हमें ब्रेक डिस्क मिलेंगी। मोटर कार के बीच में जो मोटर कार के केस में जो ब्रेक डिस्क होगी वो कहाँ पर लगी होगी, वो व्हील में लगी होगी, और ट्रेलर कार के केस में जो ब्रेक डिस्क है वो कहाँ पर लगी होगी, एक्सल में लगी होगी, राइट। अभी यहाँ पर एक चीज़ अगर हम लोग नोट डाउन करें, जैसे हमने बात किया जो ट्रेलर कार की जो बोगी है, ट्रेलर कार की बोगी में ये जो ब्रेक डिस्क होता है कहाँ पर लगा होता है, ट्रेलर कार की जो बोगी इसमें जो ब्रेक डिस्क होता है एक्सल पे लगा होता है, और ये जो ब्रेक कैलिपर होता है ये कहाँ पर लगा होता है, ट्रांसफॉर्म में लगा होता है, जो ब्रेक कैलिपर जिसको हम लोग ब्रेक यूनिट भी बोल सकते हैं, राइट। ब्रेक यूनिट में अगर हम लोग देखें, जैसे हमने बात किया ब्रेक यूनिट में ब्रेक रीजिंग सिस्टम आता है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये कैलिपर आता है, ब्रेक डिस्क आती है, राइट। ब्रेक यूनिट में तीन चीज़ आता है। बोगी में जो ब्रेक जो लगता है, बोगी में जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसमें ब्रेक यूनिट में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, जो बोगी का जो ब्रेक यूनिट है उसमें हमें बेसिकली ब्रेकिंग कैलिपर मिलता है, फिर उसके बाद ब्रेकिंग डिस्क मिलती है, फिर उसके बाद ब्रेकिंग रीजिंग सिस्टम मिलता है, राइट। तो जैसे हमने बात किया यहाँ पर ये जो कैलिपर हमें जो दिखाई दे रहा है, ये जो कैलिपर है कहाँ पर फिटेड है, ये जो कैलिपर है ट्रांसफॉर्म में फिटेड है, क्रॉस बीम असेंबली पे फिटेड है विद द हेल्प ऑफ 4 बोल्ट्स। यहाँ पर कुछ इस तरीके से 4 बोल्ट लगे होते हैं, 1 2 3 4, और वो बोल्ट के थ्रू ये जो ब्रेक कैलिपर होता है वो ट्रांसफॉर्म में फैब्रिकेटेड होता है। तो अभी डिस्कस करने वाले व्हील सेट के बारे में। तो जो व्हील सेट होता है दो तरीके का होता है। पहला जो व्हील होता है वो होता है ट्रेलर कार का, और दूसरा जो व्हील होता है वो होता है मोटर कार का। मतलब दो तरीके की बोगी है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ मोटर। पहली जो बोगी है वो है मोटर बोगी, और दूसरी जो बोगी है वो है ट्रेलर बोगी। तो जो ट्रेलर बोगी का जो व्हील सेट होता है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है, और जो मोटर बोगी का जो व्हील सेट होता है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। ये बेसिकली व्हील सेट है मोटर बोगी का। अब ये दोनों व्हील सेट में डिफरेंस हमें क्या दिखाई दे रहा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक्सल दिखाई दे रहा है। अभी जो एक्सल है इसकी जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, 17 टन होती है, जैसे कि हमने बात किया। अभी यहाँ पर ये एक्सल के बाद यहाँ पर ये बेसिकली ब्रेक डिस्क लगा हुआ है। अब ये जो ब्रेक डिस्क होता है ये एक्सल पर लगा होता है इन केस ऑफ ट्रेलर कार बोगी। तो जो ट्रेलर कार की जो बोगी होती है उसमें जो ब्रेक डिस्क लगा होता है वो कहाँ पर लगा होता है, एक्सल पर। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सल माउंटेड ब्रेक डिस्क। अब यहाँ पर ये क्या लगा है, ये व्हील लगा है। ये व्हील के साथ कुछ इस तरीके से ये होता है एक्सल बॉक्स। यहाँ पर ये एक्सल बॉक्स लगा होता है और ये हब होता है एक्सल बॉक्स का। तो ये एक्सल बॉक्स लगा होता है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये व्हील लगा होता है। व्हील का ये वाला जो पार्ट होता है जो कि हमें एरो की टिप शो कर रही है, व्हील का ये वाला जो पार्ट होता है जो कि एरो की टिप शो कर रही है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैंज। ये वाला जो पार्ट होता है जो कि एरो की टिप शो कर रही है, इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेड। और जो अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिम, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे आगे। एक वीडियो होगी डिफेक्ट्स इन व्हील में भी डिफेक्ट होता है और ये रीज़न की वजह से व्हील प्रोफाइलिंग करना पड़ता है, तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो एक्सल माउंटेड जो ब्रेक डिस्क होता है ये हमें कौन से व्हील में मिलता है, ये हमें बेसिक एक्सल माउंटेड जो ब्रेक डिस्क है ये हमें कौन से व्हील में मिलता है, जो ट्रेलर कार की जो बोगी होती है उसमें हमें मिलता है। तो जो ट्रेलर कार की जो बोगी होती है उसमें जो ब्रेक डिस्क लगा होता है वो कहाँ पर लगा होता है, एक्सल पर लगा होता है। अभी जो ब्रेक डिस्क होता है इसके कांटेक्ट में ब्रेक कैलिपर आता है, और जब इसके कांटेक्ट में ब्रेक कैलिपर आता है तो जो ट्रेन है उसमें क्या लगता है, ब्रेक लगता है। तो यहाँ पर ये हमने बात किया ट्रेलर कार की जो बोगी है उसके व्हील सेट के बारे में। अभी बात करते हैं मोटर कार की जो बोगी है उसके व्हील सेट के बारे में। तो जो मोटर कार की जो बोगी है उसके व्हील सेट में सबसे पहला अगर हम लोग देखें जो ब्रेक डिस्क होगा वो हमें कहाँ पर मिलेगा, व्हील में मिलेगा। तो जो ब्रेक डिस्क होता है वो व्हील माउंटेड ब्रेक डिस्क होता है। तो व्हील माउंटेड ब्रेक डिस्क होता है कुछ इस तरीके से, जो व्हील है उसके अंदर जो ब्रेक डिस्क होता है कुछ इस तरीके से माउंटेड होता है। तो व्हील माउंटेड ब्रेक डिस्क हमें मिलता है इन केस ऑफ मोटर कार बोगी, बट इन केस ऑफ ट्रेलर कार बोगी हमें एक्सल माउंटेड ब्रेक डिस्क मिलता है। अब ये व्हील माउंटेड ब्रेक डिस्क हमें मिल रहा है किसमें, मोटर कार की बोगी में।
अभी यहाँ पर ये जो मोटर कार की जो बोगी होती है इसका जो व्हील सेट होता है, जो मोटर कार की जो बोगी है उसका जो व्हील सेट होता है, जैसे हमने बात किया व्हील सेट में जो ब्रेक डिस्क होता है व्हील माउंटेड होता है। अब ये जो मोटर कार की जो बोगी है इसका जो व्हील सेट होता है उसके साथ गियर बॉक्स भी लगा होता है। तो यहाँ पर ये गियर बॉक्स असेंबली कुछ इस तरीके से लगी है, राइट। अभी यहाँ पर ये जो गियर बॉक्स असेंबली जैसे कि हमने बात किया इसमें जो ट्रांसमिशन होगा वो कितने स्टेज में होगा, डबल स्टेज में ट्रांसमिशन होगा, राइट। अभी यहाँ पर ये हमने गियर बॉक्स के साथ लगा के रखा है कुछ इस तरीके से गियर केस हैंगर, जिसे बेसिकली हमने बात किया था रिएक्शन रॉड भी बोला जाता है, राइट। अभी यहाँ पर ये क्या लगा है, ये कुछ इस तरीके से एक्सल लगा है। फिर उसके बाद अगेन यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक्सल बॉक्स दिखाई दे रहा है। अभी जो गियर बॉक्स होता है इसके अंदर क्या लगा होता है, गियर लगा होता है। इसके अंदर क्या लगा होता है, गियर लगा होता है। और यहाँ पर ये जो गियर बॉक्स है इसको हैंग करने के लिए लगा दिया जाता है गियर केस हैंगर, या फिर बोल दिया जाता है गियर बॉक्स हैंगर, राइट, जो कि क्या करता है गियर बॉक्स को हैंग करके रखता है। अभी जो गियर बॉक्स और जो ट्रैक्शन मोटर है दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ कपलिंग, और वो जो कपलिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबल कपलिंग। अभी फ्लेक्सिबल कपलिंग हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो कपलिंग होती है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है किसके बीच में, गियर बॉक्स के बीच में और ट्रैक्शन मोटर के बीच में, दोनों को फ्लेक्सिबली कपल करके रखी होती है। तो ये रीज़न की वजह से जो कपलिंग है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबल कपलिंग। अभी यहाँ पर ये जो गियर बॉक्स होता है, जो ट्रैक्शन मोटर है, ट्रैक्शन मोटर का जो पावर होता है, अभी ये जो मोटर कार की जो बोगी होती है जिसको हम लोग बोल सकते हैं मोटर बोगी। अब जो मोटर बोगी में अगर हम लोग देखें जो ट्रैक्शन मोटर का जो पावर होता है वो कहाँ पर जाता है, गियर बॉक्स में जाता है, और जो गियर बॉक्स होता है आगे पावर को ट्रांसफ़र करता है व्हील तक के।